नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीटफ्लिक्स में। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे एक हैवी स्ट्रिंग की क्लासिक एप्लीकेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हैवी स्ट्रिंग होती क्या है? हैवी स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर मास होता है। अभी तक हम जितनी भी स्ट्रिंग देख रहे थे इस चैप्टर में, हमने जितनी भी स्ट्रिंग देखी है वो मासलेस स्ट्रिंग थी। मासलेस स्ट्रिंग होने का फायदा क्या था वो मैंने आपको पहले बता रखा है कि मासलेस अगर स्ट्रिंग होगी तो उस स्ट्रिंग में जितना भी टेंशन होगा किसी भी पॉइंट पे वो टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। लेकिन ये जो हैवी स्ट्रिंग का एग्जांपल है, इस एप्लीकेशन में जो टेंशन की वैल्यू होगी वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी। देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो अगर हम देखें कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ है L तो स्ट्रिंग में मास कितना है M, ये गिवन है हमें। तो इस स्ट्रिंग में पर यूनिट लेंथ कितना मास होगा? पर यूनिट लेंथ होगा M/L। एक यूनिट में कितना मास होगा? M/L। तो अगर हम बात करेंगे x यूनिट ऑफ लेंथ की तो कितना हो जाएगा? अगर हम बात करेंगे x यूनिट ऑफ लेंथ की तो सिंपली हमें उसे M/L से मल्टीप्लाई करना होगा। M/L टाइम्स x। ये M/L टाइम्स x क्या है? ये है मास इन 1 यूनिट ऑफ लेंथ इन x यूनिट ऑफ लेंथ। 1 यूनिट ऑफ लेंथ तो ये था M/L, तो ये क्या है? मास इन x यूनिट ऑफ लेंथ। तो लिख सकते हैं हम मास इन x यूनिट ऑफ लेंथ। ऑलराइट, हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है कि ये जो x पॉइंट है यहाँ पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी। टेंशन मैंने आपको बताया क्योंकि ये हैवी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में अलग अलग अगर अपन पॉइंट्स पे जाएंगे तो अलग अलग किसकी वैल्यू आएगी? टेंशन की वैल्यू आएगी। तो अगर हम निकालेंगे टेंशन एट x, ऐसे एक बात बताइए, ये जो मास है इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? और इसके नीचे क्या लगा रही है? एक तो mg लगा रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस पॉइंट की टेंशन की तो इसके नीचे टोटल मास कितना है? m प्लस ये वाला मास, ठीक है। मास इन x यूनिट ऑफ लेंथ, ये x यूनिट ऑफ लेंथ है और इसके अंदर मास कितना है? mx/l। और अर्थ उसको किस फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रही होगी? m प्लस mx/l टाइम्स g। क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हो रहा है ना y डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं वर्टिकल के जो ऊपर का फोर्स लगा है वो नीचे के बराबर होगा। तो ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? इसकी Tx, टेंशन एट x, ऊपर की तरफ ये लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? अर्थ इसको m प्लस mx/l टाइम्स g से खींच रही है। ये बोल सकते हैं हम लोग इस पे नीचे की तरफ टेंशन लग रहा है m प्लस mx/l टाइम्स g, ये टेंशन हो गया इसको। अब एक अच्छा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल काफी इंटरेस्टिंग होगा, आप लोगों को मजा आएगा इसको देखकर भी और इसको सॉल्व करके भी। एग्जाम्पल हमारा ये है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इस पे एक मंकी लटका हुआ है। इस पे एक मंकी है, ये जो मंकी है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। हमें बताना है, हमें एक चीज गिवन भी है, ये जो स्ट्रिंग है ये इसका जो मैक्सिमम टेंशन है मैक्सिमम टेंशन जितना ये झेल सकती है वो है कितना है? 200 न्यूटन्स। इस मंकी का मास हमें गिवन है। मास ऑफ द मंकी इज, लेट्स से मास ऑफ द मंकी इज 15 kilograms। ऑलराइट, ठीक है, हमें ये गिवन है। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन के साथ मंकी ऊपर जाए कि ये स्ट्रिंग ब्रेक ना हो। क्या क्वेश्चन है? हमें निकालना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन with which the monkey can climb up
वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे मंकी ऊपर जाए, सो दैट द स्ट्रिंग डज नॉट ब्रेक। रिक्वायरमेंट यही है कि स्ट्रिंग ब्रेक नहीं होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें बताना है। सबसे पहले तो जो हमारा तरीका है सिंपल, हम लोग एफबीडी बना के इसको शुरुआत करेंगे इस चीज की। तो मंकी का एफबीडी बनाना पड़ेगा। मंकी पे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन फोर्स। कौन लगा रहा है? स्ट्रिंग लगा रही है। स्ट्रिंग इसको अपनी ऊपर, स्ट्रिंग उसको ऊपर की तरफ खींच रही है। मतलब कोई तो फोर्स चाहिए ना ऊपर की तरफ खींचने का, तभी तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, तभी तो ये ऊपर क्लाइंब करेगा। तो ऊपर की तरफ स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो एक्ट कर रहा है। नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है? अर्थ इसको किस फोर्स से नीचे की तरफ खींचना चाह रही है? mg, ठीक है। और इसका नेट फोर्स होगा ma, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम अगर इस पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएं तो कैसे लिखेंगे? T माइनस mg इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। T पहले क्यों आया? T पहले इसलिए आया क्योंकि T ज्यादा था। हमें कैसे पता चला? ज्यादा इसलिए था क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? T ज्यादा है mg से, इसलिए हमने T पहले लिखा इस इक्वेशन में। टेंशन की वैल्यू हमें निकालनी है, नहीं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक चीज सबको समझ आ रही है, हमें पूछा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन, हमें मिनिमम क्यों नहीं पूछा? हमें इसलिए नहीं पूछा क्योंकि अगर T मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम टेंशन पे स्ट्रिंग ब्रेक होगी, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। ये कैसे देख सकते हैं? अगर इस इक्वेशन में T बढ़ेगा, अगर T की वैल्यू यहां पर इंक्रीज होगी, इफ T विल इंक्रीज, तो वो हमें क्या बताएगा कि एक्सेलरेशन विल आल्सो इंक्रीज। मतलब अगर T मैक्सिमम पे जाएगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम पे जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर T मिनिमम पे जाएगा, T अगर मिनिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मिनिमम होगी, ठीक है। तो ऐसे तो जीरो ही कर लो, इसीलिए हमने क्या रखा है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। हमें निकालनी है टेंशन, हमें हमारे पास गिवन है 200 न्यूटन, हम इस इक्वेशन में डाल देंगे। माइनस मास ऑफ द मंकी है हमारे पास 15 किलोग्राम, 15 इंटू हम g को ले रहे हैं 10 ले रहे हैं, और मास ऑफ द मंकी इज 15। तो एक्सेलरेशन निकालनी थी हमें, मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच द मंकी कैन क्लाइंब अप। तो हमारे पास आ जाएगी 50/15 इज 10/3, यस 10/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई जिससे मंकी ऊपर क्लाइंब कर सकता है। अच्छा ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है? हमारा जो अगला एग्जांपल है उसमें मंकी नीचे जा रहा है, मंकी इज क्लाइंबिंग डाउन। अगले एग्जांपल में मंकी नीचे की तरफ जा रहा है। हमें क्या गिवन है कि जो मैक्सिमम टेंशन झेल सकती है, मैक्सिमम टेंशन इज 60% of the weight of the monkey. 50% of the weight of the monkey, ठीक है। मैक्सिमम टेंशन इसकी है 60% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी। हमें क्या निकालना है? मिनिमम। अब देखना, मिनिमम एक्सेलरेशन विथ विच द मंकी कैन क्लाइंब डाउन so that the string does not break। हमारी जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो टेंशन कहाँ लगेगा? टेंशन तो अभी भी ऊपर की तरफ ही लगेगा। स्ट्रिंग हमेशा टेंशन
टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स एंड ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। तो टेंशन अभी भी मंकी के ऊपर की तरफ ही लगेगा, इसी में कर लेते हैं। टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा और अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचेगा विद mg। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है, मंकी इस बार नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे t, बाद में आएगा t, हम लिखेंगे mg माइनस टी इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ऐसा हमने क्यों लिखा? ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि ma मंकी जो था एक्सेलरेशन उसका नीचे की तरफ था, तो हमें इससे पता चल रहा है कि जो mg होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तभी तो वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा ऊपर वाले से, इसीलिए जो उसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड्स होगा। हमने लिख दिया mg माइनस टी। अब इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो अगर ये जो टेंशन है इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो ये जो पूरा है mg माइनस टी, इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अगर ये क्योंकि ये टेंशन माइनस में है तो अगर ये बढ़ेगा तो जो पूरा हमारा आंसर आएगा इसका mg माइनस टी का वो और कम हो जाएगा, और अगर वो कम होगा तो इसका एक्सेलरेशन भी कम होगा। मास तो कांस्टेंट होता है मंकी का, तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहां लिखा है कि जो मिनिमम एक्सेलरेशन चाहिए हमें और टी जो है वो मैक्सिमम है। सबको समझ आ रहा है? जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन था उसका अपोजिट है ये। तो हमें आंसर निकालना है, जल्दी से निकाल लेते हैं। हम सिंपली लिखेंगे mg। अच्छा, मैक्सिमम टेंशन क्या है? मैक्सिमम टेंशन ये कितना झेल सकती है स्ट्रिंग? वो है 60% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी। 60% है ना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 60/100 टाइम्स mg इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा आएगा मिनिमम इस केस में अगर टेंशन मैक्सिमम है। सिंपल है, मास को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। हम लिखेंगे g माइनस ये कितना हो गया 0.6 g इज इक्वल्स टू ma। मास से मास कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 0.4 g जो कि हो जाता है 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आसान सी चीज है, अगर आप ध्यान से एक बार समझ लोगे तो देखते ही हो जाएगा। ये कुछ ज्यादा इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है, ये मैंने इसीलिए किया ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, अगली कंडीशन पे जाते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल, इस चैप्टर के ज्यादातर क्वेश्चंस इसी प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन से आते हैं। अगला प्रोफाइल है हमारा सिस्टम ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स। कनेक्टेड ब्लॉक्स अगला प्रोफाइल है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अगर टेंशन एग्जिस्ट करता है ब्लॉक्स के बीच में, दो ब्लॉक है, लेट्स से सिंपल M1 एंड M2। एक M1 है और दूसरा M2 है, दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, मासलेस स्ट्रिंग है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन हम जब भी कर लेंगे इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में, तो ये मानेंगे जो ये सरफेस है जिसके साथ ये दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में है वो फ्रिक्शनलेस है। ये M1 है, इसके ऊपर आगे की तरफ ये फोर्स लग रहा है F, ठीक है, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है F, तो पीछे की तरफ क्या लगेगा इसमें? टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग है, और उतनी ही टेंशन M2 को आगे की तरफ खींचेगी, ठीक है। तो हम अगर M1 का FBD बनाएं या फिर सिंपली M1 पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि क्योंकि इसका नेट एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो हम लोग लिख सकते हैं F माइनस टी इज इक्वल्स टू M1A। M1A लिख सकते हैं, और यहां पर भी ऐसे लिख सकते हैं T इज इक्वल्स टू M2A। अगर M2 पे हम लोग क्या लगाएंगे? न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स जो M2 पर आ रहा है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है, वो सिर्फ और T है, और कोई फोर्स दिख रहा है यहाँ पर? कुछ लोग बोलेंगे सर नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है। नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल में, नॉर्मल रिएक्शन इसका जो mg है
वो वर्टिकल डायरेक्शन में है और वो एक दूसरे के इक्वल है, इसीलिए ये एक्स डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आगे की तरफ इस पे एक टेंशन फोर्स लग रहा है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं नेट फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ऑलराइट, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों को अगर प्लस करते हैं तो ये जो t है और t दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोग चल सकते हैं जो f है, जो एक्सटर्नल फोर्स है इस पूरे सिस्टम पे, वो आ जाएगा m1 प्लस m2 टाइम्स a। लिख सकते हैं हम लोग ये जो टोटल फोर्स है वो हो जाएगा m1 प्लस m2 टाइम्स a। ऑलराइट, ऐसे ही अगर हम थ्री ब्लॉक सिस्टम लेते हैं, अच्छा यहां से हम लोग एक चीज सीख सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जो फर्स्ट ब्लॉक है वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और जो सेकंड ब्लॉक है वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो इक्वल होगा। एक पीरियड ऑफ टाइम में जो दोनों डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो इक्वल होंगे। क्यों? दोनों का एक्सेलरेशन ही है क्या? अगर दोनों का एक्सेलरेशन देखेंगे m1 m2 का सेम आएगा, ठीक है। और अगर जो स्पीड होगी इनकी वो भी सेम आएगी। स्पीड सेम है तभी तो दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल सेम है। तो स्पीड ऑफ 1 विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ 2। सिमिलरली अगर इनका एक्सेलरेशन देखेंगे हम लोग, वो भी दोनों का बराबर आ जाएगा। सिंपल है, नॉर्मल चीज है, बस देखना है आपको, ध्यान रखनी है चीजें। अब हम 2 ब्लॉक सिस्टम से अगर 3 ब्लॉक सिस्टम पे आए, ठीक है। अब हमारे पास 3 ब्लॉक हैं। दिस इज M3, दिस इज M2 एंड दिस इज M1। ऑलराइट, तीनों फिर से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। M1 is connected with M2 through a string and M2 is connected with M3 एक और स्ट्रिंग से। M1 के ऊपर आगे की तरफ अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इन दोनों के बीच में जो टेंशन एग्जिस्ट करेगा M1 और M2 के, वो दोनों सेम होगा। वो टेंशन कितना होगा? लेट्स से T1 सेम होगा, हमने पढ़ा है न्यूटन्स थर्ड लॉ में। और ये वाला जो टेंशन एग्जिस्ट करेगा बिटवीन M2 एंड M3 वो भी सेम होगा। हम इसे T2 लिख सकते हैं जैसे हमने पहले किया। अगर हम M1 का FBD बनाएं तो क्या लिखेंगे? F माइनस T1 इज इक्वल्स टू M1A। सिमिलरली M2 का अगर हम FBD बनाएं और उस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करें तो क्या हम लिख सकते हैं? T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M2A। लिख सकते हैं M2 है। सिंपली अगर हम लोग M3 को देखें तो हम लिख सकते हैं T2 इक्वल्स टू M3A। ऑलराइट, हम वही करेंगे जो पहले किया था, तीनों इक्वेशन को ऐड अप कर देंगे तो हमारा T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो T1 और T2 है ये इंटरनल फोर्सेस है। अगर M1, M2 और M3 पूरे को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करें तो T1 एंड T2 आर इंटरनल फोर्सेस, सो दे विल बी कैंसिल्ड। तो हम लिख सकते हैं जो इनका नेट फोर्स आएगा वो आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 टाइम्स A। ये इनका नेट फोर्स आ जाएगा। जैसे हमने 2 ब्लॉक सिस्टम में लिख किया था, सिंपल वैसा ही है। अच्छा, एक चीज हम देख सकते हैं, जो काम M1, M2 और M3 के लिए F कर रहा है, क्या वही काम M2 और M3 के लिए T1 कर रहा है ना? M1, M2 और M3 के लिए एक्सटर्नल फोर्स क्या है? F है। और अगर बात करें इस सिस्टम के लिए, अगर इसे एक सिस्टम मानते हैं तो M2 और M3 को, तो इनके लिए एक्सटर्नल फोर्स क्या है? T1 है। और इंटरनल फोर्स क्या है? T2 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं T1 विल बी इक्वल्स टू M2 प्लस M3 इंटू A। लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर T2 के लिए हमको डायरेक्ट एक इक्वेशन लिखनी है तो हम लिख सकते हैं
T2 हो गया हमारा M3A के बराबर। यहां पर भी लिखा हुआ है T2 इक्वल्स टू M3A। सिंपल आ रहा है सबको समझ। अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये है, अगर हमारे पास लेट्स से एक हैवी स्ट्रिंग है, ठीक है, इस हैवी स्ट्रिंग का मास है 1 kg। ऑलराइट, यहां पर है हमारे पास 3 kg ब्लॉक और यहां पर है 2 kg ब्लॉक। ऑलराइट, यहां पर हम इन्हें एक फोर्स के साथ खींच रहे हैं जिसकी वैल्यू है लेट्स से 14 न्यूटन्स। ऑलराइट, या फिर 14 न्यूटन की जगह 12 न्यूटन कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। 12 न्यूटन अगर इसकी वैल्यू है फोर्स की, हमें निकालना है एक पॉइंट है यहाँ पर मिडवे पे, किसके, ये जो हैवी स्ट्रिंग हमने ली है उसकी मिडवे पे पॉइंट है लेट्स से P। इस P पे हमें टेंशन बतानी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ले लेंगे, क्योंकि जो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वही इंडिविजुअल इन तीनों का एक्सेलरेशन होगा। तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन ले लेंगे हम लोग, सिंपल करेंगे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स कितना है इस पे 12 न्यूटन्स और टोटल मास है इस पे 3 + 1 + 2 विच इज 6 किलोग्राम इस पे मास है और 12 न्यूटन इसका नेट फोर्स है। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन विल बी 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, अगर हमको निकालना है टेंशन एट P, तो अगर हम इस सिस्टम को देखें, मतलब सिर्फ इस जगह को देखें, ठीक है, तो ये जो मास है इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स है टेंशन TP। टेंशन आगे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ इस पे कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा। क्यों, क्योंकि सरफेस जो हमारा है वो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। अगर TP लिखे तो हम सिंपली लिख सकते हैं दैट TP, वैल्यू ऑफ TP विल बी इक्वल टू मास, इसका जो मास है नेट फोर्स के बराबर करना है ना, मास कितना है 3 + 0.5 इनटू इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो है 2, सो इट विल बी 3.5 × 2, तो 7 न्यूटन। TP पे हमारा क्या आ गया, टेंशन आ गया। ऑलराइट, सबको आ रही बात समझ अभी तक, ठीक है। अब हम इसी में जो कनेक्टेड ब्लॉक्स हमने किया है, हमने अभी तक टेंशन को देखा। अब हम नॉर्मल रिएक्शन का एक एग्जांपल करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन से, अगर नॉर्मल रिएक्शन आ गया तो उसे किस तरह से अप्लाई करना है। दो ब्लॉक्स हैं, लेट्स से M1 एंड M2। यहां पर M2 जो है हमारा, उसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यहाँ पे टेंशन तो है नहीं, स्ट्रिंग नहीं है तो टेंशन नहीं लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन हमारे यहाँ पे लगेगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, अच्छा जो M2 है वो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगाएगा, M1 पे लगाएगा आगे की तरफ, और उसी का रिएक्शन कौन देगा, M1 देगा। कैसे देगा, वो M2 पर आगे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा, लेट्स से N, और दोनों नॉर्मल रिएक्शन इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे पहले किया था, जब टेंशन था, सिंपल हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू M1 + M2 टाइम्स इनका एक्सेलरेशन, ठीक है। ये कैसे आया, जैसे पहले आया था, हम लोगों ने इंडिविजुअली M2 और M1 के न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा के दिखाऊं, तो देख लो एक बार। अगर M1 पे हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, क्योंकि इसका जो मोशन है वो आगे की तरफ है, तो F ज्यादा बड़ा फोर्स है हमारे पास,
माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू M1A, और जो M2 पे लग रहा है, M2 पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, आगे की तरफ लगेगा, तो N इज इक्वल्स टू M2A। अगर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन से नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन here is an internal force, so F equals to M1 plus M2 times A। ये आ जाता है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सीधा लिख सकते हो आप लोग। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सीधा अगर हम लोग लिखें बिना कुछ ज्यादा सोचे, तो नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्टली किस पे लग रहा है, M2 पे लग रहा है, दोनों पे लग रहा है वैसे तो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन, इस पे तो दोनों फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे F भी लग रहा है और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है M2 पे, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू M2A। ऑलराइट, आ रहा है समझ? ठीक है, इस पे कुछ अच्छे एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक का मास है 3m और दूसरे ब्लॉक का मास है m, और दो कंडीशन है। सिस्टम सेम है लेकिन कंडीशन दो अलग अलग है। एक बार हमने सिस्टम पे यहां से फोर्स लगाया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड F, और एक बार राइट से फोर्स लगाते हैं F। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है जो इन दोनों का रेशियो आएगा नॉर्मल रिएक्शन का, क्या वो अलग अलग आएगा या सेम आएगा, जो भी आएगा हमको निकालना है। दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये तो पता है, बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगा ही आएगा, हमने पहले देखा था। हमें निकालना है रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस। लेट्स से यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आएगा N1 और यहाँ पर आएगा N2। तो कुछ लोग को लग रहा होगा कि नॉर्मल रिएक्शन सेम ही आएगा, तो हम लोग देख लेंगे, अगर सेम आएगा तो इक्वल हो जाएंगे दोनों, अगर डिफरेंट आएगा तो रेशियो से पता ही चल जाएगा। रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस, एंड लेट्स से दिस इज कंडीशन नंबर 1 एंड दिस इज कंडीशन नंबर 2। ऑलराइट, नॉर्मल रिएक्शन, रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड 1 and 2। सबसे पहले तो अगर एक्सेलरेशन निकाले दोनों सिस्टम का, तो वो क्या जाएगा, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास जो है 4m है ना, तो एक्सेलरेशन तो हमें पता चल गया कि सेम ही आएगा, फोर्स कहीं से भी लगाओ एक्सेलरेशन इक्वल आएगा दोनों कंडीशंस में। अब नॉर्मल रिएक्शन अगर देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है, 3m के ऊपर तो फोर्स भी लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, लेकिन अगर बात करें स्मॉल m की यहाँ पर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि N1 इज इक्वल्स टू स्मॉल m टाइम्स A। ठीक है, A है F/4m, और अगर यहाँ देखा जाए तो N2 की वैल्यू होगी, N2 सिर्फ और सिर्फ किस पे लग रहा है, 3m पे लग रहा है, जो स्मॉल m है उस पे तो इस तरफ लग रहा है F और आगे की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो N2 हम सीधा लिख सकते हैं 3ma। इन दोनों का अगर रेशियो निकाल लें, ठीक है, तो रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, N1/N2 इज इक्वल्स टू N1 ma के बराबर है और N2 3ma के बराबर है, सामने सामने लिख लो, तो 1/3 हम रेशियो लिख सकते हैं, N1 रेशियो N2 विल बी इक्वल्स टू 1/3। ऑलराइट, सबको समझ आया? अब एक और अच्छा एग्जांपल से करते हैं हम लोग इसी एप्लीकेशन के साथ। आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से करने का, अगर पेन का इस्तेमाल ना भी करो तो चलेगा, बहुत सारे लोग दिमाग में कर लेते हैं ये चीजें। अगला एग्जांपल हमारे पास ये है। सबसे पहले एक ब्लॉक है जो कि एक स्टील की रॉड है हमारे पास, उससे जुड़ी हुई है, और नीचे एक और मास है। सबसे नीचे वाला मास है लेट्स से 2 किलोग्राम्स, ये वाला है लेट्स से ये है 1 kg का, ठीक है, और जो इससे ऊपर वाला है वो है 4 kg का।
ठीक है। इसके ऊपर की तरफ हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं जो लेट्स से 105 न्यूटन्स, ठीक है, 105 न्यूटन का फोर्स लगाया है। और ये एक स्टील रॉड है, इस स्टील रॉड के मिडवे पे, उसके बिल्कुल बीच में लेट्स से एक पॉइंट है P। इस P पे हमें क्या बताना है, नॉर्मल रिएक्शन बताना है। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट P, ठीक है, ये हमें निकालना है। सबसे पहले तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, एक्सेलरेशन निकालना है इस पूरे सिस्टम का। सिस्टम का निकाल लेते हैं। सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रहा है F, जो किसके बराबर है, 105 न्यूटन के। न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो F एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होना चाहिए। इस सिस्टम का पूरा मास कितना है, 4 + 2 + 1 दैट इज 7 किलोग्राम्स, ठीक है, 7 किलोग्राम जिसका मास है, ठीक है। और 17 तो mg कितना हो जाएगा इसका, नीचे की तरफ इस पे कितना फोर्स लग जाएगा, mg लगेगा, तो 70 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा, ठीक है। अगर हम इस पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो हमारे पास आ जाएगा 105 - 70 इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास कितना हो गया, मास इसका हो गया 7 टाइम्स इसका एक्सेलरेशन। ऑलराइट, 105 - 70 हो जाएगा 35 न्यूटन, और नीचे 7 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन हमें कितना मिल गया, 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ऑलराइट, एक्सेलरेशन हमको मिल चुका है इस पूरे सिस्टम का। अब हमें सिंपली निकालनी है यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मैंने बताया था आपको कैसे निकालेंगे। अच्छा, सिर्फ इस सिस्टम को अगर देखें आप, 2 kg ये सिस्टम अगर है, तो अगर इस सिस्टम का सिर्फ एफबीडी बनाए तो 2 kg + 0.5 kg है, मिडवे पर है क्योंकि पॉइंट P, तो ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसकी मिडवे पे मास कितना होगा, नीचे की तरफ 0.5 किलोग्राम होगा। आधी रॉड होगी तो आधा उसका मास भी होगा, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 2.5 kg, 2 किलो तो इसका और आधा किलो ऊपर का जो ये आधी रॉड है, तो 2.5 kg का ये रॉड है, एक सिस्टम है। और ऊपर की तरफ इस पे क्या फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, जैसे NP लग रहा है। और नीचे की तरफ अर्थ इसको इससे खींच रही है, mg से खींच रही है, तो नीचे की तरफ लेट्स से 25 न्यूटन, 2.5 × 10। और ये कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस पर अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, NP - 25 इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन है 5, तो NP विल बी इक्वल टू 25 प्लस 2.5 × 5 इज 12.5, तो हमारा आंसर आ गया 37.5 न्यूटन्स, ठीक है। समझ आया सबको। पहले जो हमने ऐसा क्वेश्चन किया था उसमें mg नहीं लग रहा था, क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि वो एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम था। ये हमने वर्टिकल सिस्टम लिया है, तो यहाँ पे mg को इनकॉर्पोरेट करना पड़ रहा है। ऑलराइट, ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।